हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या को, ठीक, जो कि 2 क्लास इससे पहले हो चुका है। अगर आप लोग पहला क्लास देखे हैं तो यस कीजिए, दूसरा क्लास को भी देखे हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जवाब दीजिए। अगर ये 2 क्लास को देख लिए हैं आप लोग तब जा कर के आगे की टॉपिक समझ में आएगा, ठीक। तो अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जी सर देखे हैं दोनों क्लास को, ठीक। तो चलिए ये 2 क्लास में जो पढ़ाए हैं उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग तैयार रहिए कॉपी कलम लेकर के और जवाब देने के लिए, ठीक। तो चलिए टेस्ट लेते हैं हम लोग। इसी तरह आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं ना तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेस्ट दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले अगर दोनों वीडियो को देखे हैं तो वही जवाब दे पाएंगे, ठीक। तो लगा लेते हैं टेस्ट, लगाइए। पहला क्वेश्चन है आपका कि बताइए कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, बताइए बताइए, इसका जवाब दीजिए। प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अगर जो संख्या, अच्छा ऐसे कीजिए, जो संख्या शून्य से शुरू हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो जो संख्या शून्य से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा बताइए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या बताना है बाबू? प्राकृत संख्या बताना है। तो आपको याद रखना है क्या होगा सर? 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, ठीक, 2, या तो वो अपने आप कटे या उसे 1 काटे, बताइए वो कौन सी संख्या कहलाएगी? तो आपको याद रखना है वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। सही है ना जी? वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है आपका। 5 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा आप लोग कि 5 नंबर का प्रश्न कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। अच्छा एकमात्र ऐसा संख्या बोलिए जो अभाज्य हो और सम भी हो, बताइए। तो एकमात्र ऐसा संख्या बोलिए जो कि अभाज्य भी हो और सम संख्या हो। सर इतना आसान क्वेश्चन, वो 2 नहीं है। कौन है वो? 2। ये सम संख्या भी है और देखिए अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अगर एक मिनट, अगर पूर्ण संख्या के समूह में, देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान को शामिल कर दे तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या के समूह में यानी कि परिवार में अगर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को हम ऐड कर दे, शामिल कर दे, तो कौन सी संख्या कहलाएगी? तो सर वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या बाबू? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अच्छा बताइएगा आप लोग कि -4 कौन सी संख्या है? -4
कौन सी संख्या है, पता होगा सबको। अगर 2 लेक्चर आप लोग देखे हैं ना तो जवाब इसका आप लोगों के पास ज़रूर होगा। तो -2 कौन सी संख्या है, तो आपको याद रखना है पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अच्छा बताइएगा कि 8 नंबर प्रश्न है आपका। 8 नंबर प्रश्न है आपका। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.12 पे डैश है, ये कौन सी संख्या है। हम संख्या पूछ रहे हैं, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, बताइए तो, बताइए। तो सर ये जो है ना, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा 9 नंबर का सवाल है आपका कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि किस रूप में, P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि व्यक्त कर सके, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, कौन सी संख्या कहलाती है। तो सर वो संख्या जो है ना, वो परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा एक चीज़ और, एक प्रश्न और है आपके सामने, मात्र 10 ही प्रश्न पूछेंगे। कि एक प्रश्न है आपके सामने कि रूट के अंदर 49 कौन सी संख्या है, बताइएगा आप लोग कि रूट के अंदर 49 कौन सी संख्या है। तो आपको याद रखना है कि रूट के अंदर, यानी कि रूट के अंदर 49 है और 49 का वर्गमूल 7, इसका मतलब ये है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जवाब दिए हैं, ज़रूर बताइए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग मीटर के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अच्छा से देखें। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओगे कि अगर ये रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है, बताओ तो। रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है रूट का मतलब होता है हाफ, यानी कि 1/2। अच्छा अगर किसी के मतलब रूट के अंदर में कोई संख्या, यानी जैसे कि 5 है, ठीक, आज आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि बगल में आवाज़ तो सुन रहे होंगे ना, ठीक, समझ गए होंगे, इसलिए उस आवाज़ पे ध्यान न दे करके इस आवाज़ पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक, तो बताओगे कि रूट के अंदर में 5 है तो ये रूट का मतलब क्या है, बताओ तुम, ये रूट का मतलब क्या है। अभी जस्ट बताए हैं कि इसका मतलब 5 पे कितना घात है। रूट के अंदर 5 है तो इसका मतलब है कि 5 पे कितना घात है। तो सर 5 पे 1/2 का घात है, 5 पे 1/2 का घात है। तो याद रखना कि रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 1/2 होता है। क्या ये डॉट क्लियर हुआ ना, यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहो। ठीक, चलिए आगे क्या है आपका, एक चीज बताओगे, अगर हम टॉपिक पे बात करते हैं, अगर परिमेय संख्या और जोड़ दे अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को ऐड कर दे तो बताओगे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। बताओ तो कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। इस स्थिति में ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो याद रखना अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस सर। चलो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 2 लिए हैं, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, यस सर। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि अगर बटे में हम 1 लिख सकते हैं तो 2 कौन सी संख्या हुआ, तो सर 2 जो है ना परिमेय संख्या हुआ। अच्छा इसमें ऐड करते हैं एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि √2 ही ले लो। √2 कौन सी संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो बताओगे क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ करके क्या होगा। तो सर ये दोनों को जोड़ करके क्या 2√2 होगा, नहीं, इसी स्थिति में रहेगा ये। ठीक, ये जुटेगा नहीं आपस में। ठीक, ये आपस में नहीं जुटेगा, इसका वैल्यू यही रहेगा 2 प्लस रूट के अंदर 2। अब बताओगे कि ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ।
एक परिमेय संख्या को जोड़े और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े और इतना आया, जितना था उतना ही आया। तो अब बताओ कि ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ है? तो ये सर, ये संख्या जो है ना, ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं ना कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या ही। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक। अच्छा, हम जोड़ने की बात करते हैं। ठीक। अच्छा, एक बात और कही जाए कि अगर एक परिमेय संख्या माइनस करते हैं अपरिमेय संख्या को, तो इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा? इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा? तो सर, इस स्थिति में यही प्राप्त होगा। अगर दोनों को घटाएंगे भी तो यही आएगा। और ये कौन सी संख्या होगी? तो सर, ये अपरिमेय संख्या होगा ना। या जोड़ो या घटाओ या गुना करो या भाग करो, हर कंडीशन में हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हर कंडीशन में जो है ना, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कितना अच्छा से समझा रहे। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक। तो चलिए, अच्छा, अगर गुना भी कर दे, मान के चलो कि अगर दो रूट 2 गुना 3 रूट 5, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में याद रखना है कि 2 तिया 6, 2 तिया 6 और रूट के अंदर क्या है? 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब बताओगे कि यह कौन सी संख्या है? यह कौन सी संख्या है? तो आपको याद रखना है कि यह अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? यह अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है। भागा भी करेंगे तो भी हमें प्राप्त क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या ये टॉपिक समझ में आया? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे के टॉपिक को। ठीक। तो चलो अगला टॉपिक है, अब हम लोग देखेंगे रूट को तोड़ेंगे। रूट में अगर कोई संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, उसको कैसे तोड़ेंगे? जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट में अगर कोई, जैसे मान के चलो 8 है और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका क्या नहीं निकल रहा है? तो याद रखना, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे तोड़ेंगे? तो चलो देख लेते हैं। इस टॉपिक को अच्छा से समझने का प्रयास करो। ठीक। अगर रूट के अंदर में क्या है? रूट के अंदर में अगर 8 है तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, पता नहीं है। लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे? क्योंकि ये सब कंडीशन आगे काम आएगा। अगर अभी आप समझ जाते हैं ना तो आगे दिक्कत नहीं होगा। तो चलो रूट 8 को तोड़ते हैं। गुणनखंड तो सबको पता होगा क्योंकि पहला लेक्चर में ही बता दिए थे। ठीक। तो 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर में, यहाँ लिखो, यहाँ रूट के ही अंदर में लिखेंगे 2 गुना 2। क्यों लिखे हैं रूट के अंदर में? क्योंकि रूट के अंदर में ही है ना, इसको आप गुणनखंड किए हैं, इसलिए रूट के अंदर में 2 गुना यहाँ आया ना गुणनखंड। यस सर। अच्छा, अब ये 2 का एक पेयर बना दो, यानी कि एक जोड़ा। अगर 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर निकाल दो। जैसे कि ये 2 और ये 2 मिलकर के एक जोड़ा हुआ, इस 2 को बाहर निकालो। और जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको रूट के अंदर ही रहने दो। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अच्छा बताओ तो, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बताओ तो कि रूट के अंदर में 10 है तो इसका वैल्यू, मतलब इसका आंसर क्या है? रूट को कैसे तोड़ना है बताओ तो, जल्दी बनाओ, जल्दी फटाफट। ठीक। तो चलो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंचे 10। तो लिखेंगे रूट के अंदर में लिखेंगे 2 गुना 5। इसका मतलब किसी का पेयर नहीं बन रहा है, कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर 2 मिल करके एक जोड़ा होता है, अगर ऐसा कंडीशन, जैसा कंडीशन यहाँ हुआ, अगर ऐसा कंडीशन यहाँ भी होता तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो नहीं 2 का जोड़ा मिल रहा है और नहीं तो 5 का जोड़ा मिल रहा है। तो इस कंडीशन में 5 दूना 10, यानी कि इसका वैल्यू यही होगा, रूट 10 ही होगा, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, ये नहीं टूटेगा। क्या समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो एक देते हैं और इस प्रश्न को तुम लोग बनाओगे कि उसका वैल्यू क्या आएगा, वो कैसे टूटेगा वो। ठीक।
चलो रूट के अंदर में 20 है। चलो इसको तोड़ो तो पहले गुणनखंड करो, ठीक। पहले 20 का गुणनखंड करो, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ 20 है, ठीक। अच्छा 2 दहन 20, फिर 2 से ही लगेगा, 2 पंचे। यहाँ क्या आया, यहाँ आया रूट के अंदर में 2 गुना 5, ये दोनों मिल करके एक जोड़ा। जब एक जोड़ा हुआ तो एक 2 को बाहर कर दो, ठीक। अब रूट के अंदर में जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको रूट के अंदर ही रहने दो। यही है आपका वैल्यू 2√5। क्या सही है ना आप लोगों का? यस सर। अच्छा एक प्रश्न और दे रहे हैं, बनाओगे? तोड़ो इसको। रूट के अंदर में 32 है, तोड़ो इसको, ठीक। रूट के अंदर में 32 है, इसको तोड़ो। तो चलो तोड़ लेते हैं। 32 का गुणनखंड करते हैं। 32 का गुणनखंड यानी कि 16 दूना 32 होगा, फिर 8 दूना 16 होगा, फिर 4 दूना 8 होगा, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। तो इसको एडजस्ट करेंगे रूट के अंदर में। पहले 1 2 3 4 5 ठो 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा ये 2 मिल करके एक जोड़ा और ये 2 मिल करके एक जोड़ा, ठीक। तो यानी कि 2 और 2, ये 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अच्छा इसका ऐसे समझो, रूट के अंदर में ये 2 मिल करके एक 2 और ये 2 मिल करके दोनों 2 मिल करके एक ही 2 उतारना है। अब ये बच गया ना? यस सर। अब ये दोनों को गुना कर दो, 2 दूना नहीं, ऐसा मत समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 2 एक ठो 2 यहाँ निकला, यस सर, फिर एक 2 यहाँ निकला, यस सर। ये दोनों गुना करो आपस में, कितना होगा? 4। तो 4 को बाहर रखो और जिसका जोड़ा नहीं है उसको अंदर कर दो, ठीक। 4√2, इसका आंसर क्या होगा? 4√2। क्या आप लोगों का सही है? तो यस सर सही है, ठीक। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। कल एक फार्मूला दिए थे आप लोगों को, याद कीजिए उस फार्मूला को, ठीक। अपने कॉपी में उस फार्मूला को नोट कीजिए, ठीक। तो चलो आज उसी फार्मूला के ऊपर हम लोग विचार करते हैं। तो चलो क्या था, हम लोग देखे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अच्छा भाज्य को क्या कहेंगे? A बराबर भाजक को B इंटू क्यू प्लस R, ठीक। अच्छा यहाँ लिखना है जहाँ अच्छा R का मान B से छोटा ही होगा, R का मान B से छोटा होगा और R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। सुनो क्या बोले कि R का मान B से छोटा ही होगा या R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसका मतलब है, ठीक। ये बात याद रखना, ठीक। तो चलो इस फार्मूला को अच्छा से तैयारी करना है और इसी फार्मूला पे हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन बनाना सीखेंगे। कौन सी विधि सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन। नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, ठीक। चलो इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लो। आगे चलते हैं, अब हम लोग सीखते हैं यूक्लिड विभाजन और ये प्रश्न आपके तो चलो आपका अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। अगर इस टॉपिक को आप लोग समझ लेते हैं ना तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर 100% है। 100% कोई रोक नहीं सकता है। अब आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा साल होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने का विधि न पूछा होगा। ऐसा कौन सा साल है? देखिए आप क्वेश्चन पेपर उल्टा करके क्वेश्चन बैंक लीजिए, हर एक साल पूछा मतलब कि यहाँ से मतलब इस टॉपिक से पूछा हुआ प्रश्न है हर एक साल। अब की बार भी 2025 में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ, आप देखिए क्वेश्चन पेपर उठा करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर वॉच करें
ताकि यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से ओनली फॉर इस टॉपिक से आप 2 नंबर आप अपने एग्ज़ाम में ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है आप लोग बताओगे। इससे पीछे लिखाए हैं, ठीक, ध्यान से देखिए, इसके पीछे लिखाए हैं। तो यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र कहता है वो कहता है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। अच्छा, यह जो है यह किसका सूत्र है? तो आपको याद रखना है कि सर ये जो है ना ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है, ठीक। अच्छा, यहाँ लिखना है कि जहाँ एक चीज़ और बताए थे कि जहाँ R का मान B से छोटा होता है, R का मान B से छोटा और R का मान 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा। ये चीज़ इससे पहले भी हम चर्चा किए हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक। यस सर। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ और जानकारी ले लेते हैं ताकि इस प्रश्न को बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलो, कौन सा वो परेशानी है? परेशानी ये है जैसे मान के चलो कि 2 संख्या ले रहे हैं, एक है 6 और एक 6 है और एक 28 है। देखिए ये 2 संख्या है, एक 6 है और एक 28 है। कितना संख्या लिए हैं? 2 संख्या लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओगे, ये दोनों संख्याओं में से A कौन है और B कौन है? बताओ तो, A कौन है और B कौन है? बताओ आप लोग। पहले आप लोग विचार करोगे कि इस दोनों संख्याओं में से A कौन है और B कौन है। जब तक इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लोग इस फार्मूला पे इस प्रश्न को नहीं बैठा सकते हैं और इस फार्मूला के माध्यम से हम HCF नहीं निकाल सकते हैं। तो बताओ तो आपको याद रखना है, हम बता दे रहे हैं। देखो, जो बड़ा मान है यानी कि जो बड़ी संख्या है ना उसको A मानते हैं। क्या मानते हैं? A। अच्छा, A को क्या कहते हैं बाबू, बोलो तो A को कहते हैं भाज्य भाज्य। क्या कहते हैं? सही है, भाज्य। A को क्या कहते हैं? भाज्य। पता है ना आप लोगों को? यस सर, एकदम बउआ की तरह समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे, मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, ठीक। अच्छा, अब बचा 6। अच्छा, 6 को क्या बोलेंगे? तो 6 को बोलेंगे B। 6 को क्या बोलेंगे? B। अच्छा, B कौन सी संख्या है बाबू, बोलो तो सर B जो है ना भाजक है। क्या है? भाजक। B क्या है? भाजक है। B क्या है? भाजक है। तो याद रहे कि बड़ी संख्या, 2 संख्या अगर है, जो बड़ी संख्या है वो संख्या A है और जो छोटी संख्या है वो संख्या क्या है? तो सर वो संख्या B है। क्या है बाबू? B है, ठीक। तो चलो इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करो, क्योंकि यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दिया हूँ ताकि आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को न हो। तो चलो इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कर लो, याद रहे। फिर हम बोल रहे हैं कि 28 जो बड़ी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? A। अच्छा, A का मतलब भाज्य है। अच्छा, जो छोटी संख्या है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे B। क्या बोलेंगे? B, जिसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी हौसला, मेरा भी हौसला बुलंद हो, हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में, समझाने में, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यही दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। किस विधि से? विधि का नाम बोलोगे? विधि का नाम, तो सर विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन। क्या है? यूक्लिड विभाजन। किस विधि से? यूक्लिड विधि से। अगर इस प्रोसेस को आप सीख जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। कितना नंबर? तो सर 2 नंबर मिलेगा। यस बाबू, 2 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में 100%। कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है।
आप लोग पता कर सकते हैं कि हर एक साल इस विधि से HCF निकालने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब बात कम और फोकस ज़्यादा करते हैं किस पे, मैथ पर और इस विधि पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग अच्छा से बनाते हैं। ठीक, चलो आपका अगला प्रश्न है, वही संख्या लिए है जिस संख्या के बारे में अभी आप लोगों को समझाए हैं। ठीक, तो 6 और 28, 6 और 28 का क्या निकालना है बाबू, HCF निकालना है। अच्छा, HCF को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, हिंदी में क्या बोलेंगे HCF को? तो सर HCF को मौसौ न कहते हैं, क्या मौसौ, क्या बोलते हैं बाबू, मौसौ। याद रहे, अगर हिंदी में बोलना है तो मौसौ, अगर इंग्लिश में बोलना है तो HCF, HCF। ठीक, तो चलो अब 6 और 28 का HCF निकालना है किस विधि से? तो सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से निकालना है, यही ना? ठीक, तो सबसे पहले अपने अपने कॉपी को आगे करो, कॉपी आगे करो। जब तक हम समझाते हैं तब तक समझने का प्रयास करो कि सर किस तरह बना रहे हैं। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो अपने तरीक़ा से बनाने का कोशिश करो ताकि एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी न हो। ठीक, आप अगर समझ जाते हैं तो आप अपने अनुसार प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ ये नहीं कहता है कि हमें याद करो, नहीं, मैथ है समझने का चीज़। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम के ही पॉइंट से नहीं, आप अपने फैमिली में हर एक बच्चे को बता सकते हैं, आपसे जो छोटा भाई बहन होगा उसे भी समझा सकते हैं, उसे भी मैथ में ज्ञान दे सकते हैं। इस तरह आप लोगों को पढ़ना है और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और पढ़ा रहे हैं ना? यस सर। तो चलो एग्ज़ाम के पॉइंट से नहीं, ज़िंदगी के पॉइंट से पढ़ना है। एग्ज़ाम का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। कल के डेट में कहीं पर हम पढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास करने के लिए हम पढ़ेंगे, नहीं बाबू, ऐसा सोचो मत, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि हम अगर पढ़ते हैं तो दूसरों को भी नॉलेज दे सकते हैं, दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं कि यह प्रश्न इस अनुसार से बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यह जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, दिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मानना है, क्या लिखेंगे कि माना, माना, माना। ठीक ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम अच्छा से लिखेंगे माना। अच्छा, माना ए कितना है बताओगे? तो सर ए है 28, अभी तो आप ही बताए हैं ना। अच्छा, बताओगे कि बी कितना है? बी सर बी है 6 यानी कि 6। अच्छा, निकालना है क्या? तो सर HCF ना निकालना है, HCF ही निकालना है ना। यस सर, किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। ठीक, अच्छा, जिस तरह अभी हम बता रहे हैं ना, शायद ऐसा कोई बताते होंगे, लेकिन सबका बताने का अलग अलग तरीका है। ठीक, तो इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अगर हमारा दिमाग कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, अगर 1-2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो 2 नंबर हम यहाँ से प्राप्त करते हैं इस टॉपिक से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की टॉपिक से। ठीक, चलो यहाँ तक प्रोसेस करना है आप लोगों को। ठीक, ऐसा ही करना है, इस तरह ही बनाना है। बनाने का तरीका भी समझा रहे हैं। ठीक ठीक, कैसे कॉपी में भी लिखना है। अब आगे की कर्म क्रिया क्या करना है? आगे कर्म क्रिया क्या करना है? भागा सबको होता है ना। यस सर, भागा सबको होता है। दिखाई दे रहा है क्या? चलो यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलो अच्छा, सबसे पहले छोटका से भागा देंगे बड़का में। चलो भागा दो। तो अपने अपने कॉपी में भी ऐसा ही करना है, एग्जाम में भी ऐसा ही प्रोसेस करना है बगल में। ठीक, तो बनाओ इसको। तो 6 को 24, 6 पंचे नहीं 5 नहीं 4, 6 का 24। अच्छा, 8 में से 4 गया, बचा 4, और ये तो कट ही गया ना, यानी कि 0 बचा ना। यस सर। अच्छा, अब यहाँ प्रोसेस
ये एक स्टेप हुआ, ये इसको हम फर्स्ट स्टेप मानेंगे। ठीक, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ 6 और 4 को देखो, 6 और 4 को, ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो सर दोनों में से बड़ा 6 है। 6 और 4 में से बड़ा कौन है? 6। तो 6 को कहाँ रखना है? एक जगह पे, जहाँ 28 को रखे थे यहाँ पे। अब 4 से ही भागा देना है, 4 से। अच्छा, ऐसा कब तक करना है? देखो किस तरह बता रहे हैं, ऐसा शायद कोई टीचर बताते होंगे कि ऐसा कब तक करना है? जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए। जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए तब तक ऐसा ही करना है। यस सर। चलो अब सॉल्व, भगा दो 4 से 6 में, 4 एकम 4। अच्छा, 6 में से 4 गया 2। ठीक, अच्छा अब इसको और इसको, अच्छा ये हो गया दूसरा स्टेप। ठीक, अच्छा अब ये 4 और 2 में से बड़ा कौन है? 4 और 2 में से बड़ा कौन है? तो सर 4 है। तो 4 कौन सा मान हुआ? ए का मान हुआ। ठीक है, ए को कहाँ रखते हैं? बीच में। भाज्य कहाँ रखा जाता है? बीच में। तो यहाँ रखो और भागा दो, 2 दूना 4। अब बचा यहाँ क्या? 0। देखो यहाँ आकर के रुकना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो लड्डू लड्डू मिल गया ना। यस सर, यहाँ जब 0 मिल गया, अब इससे आगे तो कोई प्रोसेस होगा नहीं। अब आगे, अब यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को हम इस फार्मूला पे यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? अभी जो जस्ट बताए हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। यहाँ के हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या कहता है? ये कहता है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, यही कहता है ना। अब इसी पे बैठाना है। कैसे बैठाना है? ध्यान से सुनो। अच्छा, बच्चे लोग क्या करते हैं? बैठाने में गलती कर देते हैं। ये तो बना लेते हैं, इसको तो समझ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ नहीं बैठा पाते हैं। तो चलो इस चीज़ को देखो कि सर कैसे बैठा रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को भी बैठाना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ देखना है आप लोगों को। ये हो गया एक स्टेप। यस सर। अच्छा, फिर यहाँ से लो, यहाँ से ये हो गया, यहाँ शेष आया ना 2 स्टेप। और अच्छा, फिर यहाँ से लो, ये हो गया तीसरा स्टेप। यानी कि ये 3 स्टेप में बना है, ये 3 स्टेप में बना है। तो ए सबसे पहले यहाँ से लो, जहाँ से ये गोला है, पहला स्टेप को। अच्छा, ए देखना है ना, तो एक कौन सा मान है? ये है, ये है, ये है या ये है? बताओगे कि सर ए तो है बीच वाला, 28 है ना। यस, तो 28 लिखेंगे बराबर। अच्छा, बी बताओ, बी कौन है? ये है, ये है, ये है या ये है? तो सर बी आपका ये है ना, 6। क्या है बी बाबू? बी आपका सर 6 है। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना। अच्छा, क्यों बताओगे? यानी कि भागफल। तो सर भागफल 4 कितना है? 4। अब प्लसवा में क्या देंगे? शेषफल यानी कि R कितना है बाबू? 4। चलो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। यस सर। फिर यहाँ से ही उठाना है दूसरा स्टेप को। यहाँ से ये जो शेष बचा है, यहाँ से दूसरा स्टेप को देखो, मेरी हाथों को देखो कहाँ कहाँ घूम रहा है, यहाँ से उठाना है। ठीक, अच्छा अब बताओ, ये इसको और इसको देखना है। ठीक, ये दूसरा स्टेप में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, दूसरा स्टेप में आप बताओ कि दूसरा स्टेप में ए का मान क्या है? तो सर जो बीच में है वही ना ए का मान होता है। तो बीच में 6 है ना। यस, तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर। अच्छा, ए का मान आ गया 6। अच्छा बताओगे बी का मान? तो सर जिससे भागा दिए हैं, पहले तो बी ये था, अब बी ये बन गया। यस, तो जिससे भागा दिए हैं तो बी है आपका 4 गुना भागफल कितना है? तो सर 1 नहीं है, 1। अच्छा, शेषफल यहाँ देखो, यहाँ सर 2 नहीं बचा है, 2। यस, चलो ये भी अंतिम भाजक, ये भी अंतिम भाजक, लेकिन सबसे अंतिम जो भाजक बचेगा वही होगा मेरा HCF।
अंतिम भाजक यही है ना। अब इसको नहीं मानना है, इसको नहीं मानना है, पसीना चल रहा है बाबू समझाने में, इसलिए इस चीज़ का अहमियत आप लोग जरूर देना, ठीक। तो चलो अब यहाँ देखो, ये है अंतिम भाजक, यानी कि भाजक को ही हम HCF बोलते हैं, भाजक को ही क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक। तो चलो अब देखते हैं, अब आते हैं तीसरा कंडीशन में, यहाँ से लो, यहाँ से। अब बताओ कि ये इसमें इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो। अब बताओ कि ये सब में से A का मान कौन सा है। तो सर 4 ना है, 4, यस 4 बराबर। अच्छा B, सर B 2 हो गया आपकी बार गुना भागफल सर 2 यानी कि Q 2। शेषफल बताओगे सर 0 है, 0। तो आपका जो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं, भागा बनाए हैं, तो आपका अंतिम भाजक क्या आ रहा है। अंतिम भाजक तो ये भी है और ये भी है, लेकिन अंतिम भाजक क्या बच रहा है। तो सर अंतिम भाजक 2 बच रहा है। जब अंतिम भाजक 2 बच रहा है तो इसका मतलब HCF मेरा क्या है। तो सर इसका मतलब HCF 2 होना चाहिए ना। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम भाजक कितना है, 2। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया, HCF 2 आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक। क्या बाबू समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसी टॉपिक को 2-3 बार आप लोग देखा करो, ठीक। तो चलो पहले इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक। तो चलो आपका दूसरा प्रश्न आ गया है, क्या आप लोग बना पाओगे। अगर बना पाओगे तो वीडियो को रोको और पहले बनाने का प्रयास करो, और जब हम समझाएंगे ना तो मिला लेना है कि क्या मेरा सही है या गलत है। अगर बना पाओगे तो पहले बनाओ आप लोग। चलो समय दे रहे हैं, बनाओ, वीडियो को रोक करके बनाओ। तो चलो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर एक बार समझाते हैं, ताकि जब तक आप लोगों को समझ में ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है, संपूर्ण। अगर संपूर्ण जानकारी लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं, तो आपके एग्जाम में 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। यानी कि 95% आपके एग्जाम में मैथ से बनने वाले हैं, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। बताओगे ए क्या है। तो सर हटिए ना, ए तो 36 है ना, जो बड़ी संख्या वही ए कितना है। तो सर 36 है। अच्छा बताओ बी कितना है बाबू। तो सर बी जो है ना, बी 8 है। बी कितना है, 8 है, ठीक। चलो अब प्रोसेस क्या करना है, पता है ना, यस सर पता है। तो बनाओ। तो चलो आप लोग अगर बना लिए हैं तो इस चीज़ को मिलाओ, क्या सही है या गलत है। अगर आप लोग बना चुके हैं ना तो मिलाओ कि क्या मेरा सही है या गलत है। अगर नहीं बन रहा है, अगर गलत हो रहा है, तो फिर इसी टॉपिक को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखो, ज़रूर समझ में आएगा। अगर माँ सरस्वती के पास आपके अंदर थोड़ा सा भी होगा तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाजक को तो यहाँ रखते हैं, भाजक तो बी होता है, ठीक। भाजक से भगा देंगे भाज्य में, यानी कि 36 में भगा देंगे। 8 से भगा देंगे किस में, 36 में, यस सर। तो चलो 8 चौका 32, यानी कि 4 बार में लगेगा 32। चलो 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं तो काट देंगे, ठीक। अच्छा अब ये दोनों में बड़ा मानना है ना, ठीक। अब ये दोनों में भाज्य कौन हो जाएगा, क्योंकि 4 से देना है ना, तो अब 4 से भागा 8 में देना है, यानी कि 8 को बना देना है भाज्य। 8 को क्या बना देना है, भाज्य। दिखाई दे रहा है ना अच्छा से, ठीक। चलो 4 दूना 8, ये तो कट गया ना, यानी कि 0 बच गया। मात्र ये 2 स्टेप में खत्म हो गया, मात्र ये 2 ही स्टेप में। क्या आप लोग का सही है ना, देखिए चलिए बैठाइए। अब यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, यहाँ लिखना है हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन बराबर, यानी कि यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। देखो एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है कि A बराबर B × Q + R।
भरोसा रखिए हम पे, क्योंकि 2020 से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, 2020 से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन का ही बच्चे का कहना हुआ कि सर आप यूट्यूब पर भी पढ़ाइए ताकि अच्छा से अच्छा बच्चा आपका कॉन्सेप्ट समझ पाए और वो भी अच्छा नंबर ला पाए मैथ में, ठीक। क्योंकि ऑफलाइन में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ ओनली फॉर आपको मैथ से ही, यानी कि मैथ सब्जेक्ट का ही पूरा अध्याय समाप्त करवाया जाएगा, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर औरों सब्जेक्ट पढ़ाइए, पढ़ने में मज़ा आता है, समझने में मतलब हम लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आप लोगों का निर्णय क्या है, आप लोग का राय क्या है, ठीक, आप लोगों की मन की बात क्या है, ठीक। तो चलो इस प्रोसेस को आप बैठाते हैं इस पे, ठीक। तो क्या करना है बताओगे? ए कितना है, यहाँ से यहाँ लेना है, फिर यहाँ से यहाँ, दूसरा 2 स्टेप हुआ ना बाबू? यस सर। तो बताओ ए क्या है? तो सर ए आपका है 36, तो ए के जगह पर का रख दिए? 36। अच्छा बी कितना है बाबू? तो बी जिससे भागा दिए, यानी कि भाजक होता है ना, यस। तो बी कितना है सर? 8 है ना, गुना। क्यू कितना है? जो भागफल आता है वो 4, ठीक। अब प्लस आर, यानी कि यहाँ तो कुछ शेष यहाँ आया है ना, यस सर। तो शेष फल कितना है? 4। तो पहला स्टेप कंप्लीट, यस सर। अब दूसरा स्टेप में चलेंगे, यहाँ से फिर दूसरा स्टेप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओगे दूसरा स्टेप में ए क्या होगा? ए इसी पे बैठाना है, ए क्या होगा? तो सर ए जो है ना 8 है ना, ए कितना है? 8 है। अच्छा बताओगे बी कितना है? तो सर बी यही है ना, जो शेष, जो यहाँ पे पहला स्टेप में जो हम शेष को लिखे थे, बी यही है ना, यस यस। बी आपका यही है, यानी कि 4 गुना भागफल कितना आया है? 2, भागफल 2 अब प्लस में शेषफल 0। बताओगे अंतिम भाजक क्या है आपका? तो सर अंतिम भाजक यही है ना, अंतिम भाजक तो ये भी है, लेकिन यहाँ देखना है जहाँ 0 बच जाए वही उसी का मान्यता देना है। तो अंतिम भाजक क्या है? तो अंतिम भाजक 4 है। तो यहाँ लिखेंगे कि अंतिम भाजक कितना है? 4। इसका मतलब HCF कितना आ गया? HCF आ गया 4। अंतिम भाजक ही HCF होता है। क्या आप लोगों का सही है? बताओ तो, मिलाओ तो, सही है आप लोगों का? ठीक है, अगर सही है तो अति सुंदर है, और नहीं सही है तो फिर भी हम 2 बार बताए हैं, दोनों बार इस वीडियो को आप आगे पीछे करके देखिए, समझ में ज़रूर है कि आ जाएगा। अगर पढ़ाई से पढ़ाई से अगर लगाव है तब, अगर पढ़ाई से लगाव नहीं है तो आप 1000 बार भी देख सकते हैं, लेकिन आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कभी ये उपस्थित नहीं हो सकता है, कभी नहीं बैठ सकता है, ठीक। लेकिन लगाव होना चाहिए, पहले लगाव, ठीक, अंदर से लगाव होना चाहिए। तो चलो इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी पर नोट करो, हम होमवर्क देते हैं और इसी तरह बनाना है। अच्छा अब आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आप जो यहाँ होमवर्क दे रहे हैं ना, तो वो होमवर्क का जाँच कहाँ होगा? तो हम बता दे रहे हैं सभी बच्चे से कि होमवर्क जो दिया जाएगा, अभी जो देंगे, तो उस होमवर्क का आंसर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF रहेगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि मेरा प्रश्न सही है या गलत है। तो चलो 4-5 प्रश्न को देते हैं घर से बनाने के लिए, होमवर्क के लिए। आप लोग उस प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप सीख जाते हैं तो यहाँ से 2 नंबर आपके एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। ओनली फॉर कौन सा टॉपिक? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का टॉपिक से, ठीक। तो चलो इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं और लीजिए आपका अपना टास्क, ठीक। तो चलो आपका ये रहा प्रश्न, आप लोग अपने अपने कॉपी में इस प्रश्न को नोट कीजिए और रिहर्सल कीजिएगा घर पे अच्छा से। अगर ये सभी प्रश्न सही हो जाते हैं तो समझ जाइए कि एग्ज़ाम में 2 नंबर कोई नहीं रुक सकता है। इससे आगे भी देंगे, जो भी प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रश्न जो पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, सारा प्रश्न यहाँ उपस्थित करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इस चीज़ को बनाओगे कि क्या हम लोग इस चीज़ को सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो बताओगे कि आज का वीडियो और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? बताओ, शर्माने की बात नहीं है, बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा।
ठीक, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? ठीक, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो उसके भी मन में भावना जग जाएगा कि नहीं, ऐसा शायद कोई सर बताते होंगे। ठीक, ये चीज़ को पढ़ना चाहिए और सुबोध सर के पास ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी को बाय बाय। रुको।